सोचिए, एक लड़की शाम को अपने घर के पास खेल रही है और अचानक गायब हो जाती है। परिवार परेशान है, मोहल्ले में हड़कंप है और कुछ घंटों के बाद उसका शव मिलता है। कहाँ? उसी के एक पड़ोसी के घर के बाथरूम में। एक ऐसा पड़ोसी जिसे वो शायद जानती थी। देखिए, ये सिर्फ एक दिल दहलाने वाली खबर नहीं है। ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि जब सिस्टम पर लोगों का भरोसा टूटता है तो क्या होता है। सही कहा। ये कहानी एक अपराध की कम और उस अपराध के बाद जो कुछ हुआ उसकी ज्यादा है। आज हम इसी मामले की तह तक जाएंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस शाम की घटनाओं का क्रम क्या था और मतलब हर कदम पर क्या सही हुआ और क्या भयानक रूप से गलत। और इसके लिए हमारे पास जानकारी कहाँ से? हाँ, तो इसके लिए हम द टाइम्स ऑफ इंडिया, अमर उजाला और पंजाब केसरी.in की रिपोर्ट से मिली जानकारी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि पुलिस की भूमिका, पड़ोसियों के एक्शन और बच्चों की सुरक्षा को लेकर ये मामला क्या बड़े सवाल खड़े करता है। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से पकड़ते हैं। ये एक आम सी शाम थी। एक लड़की अपने घर के पास ही थी और फिर अचानक कहीं नजर नहीं आई। परिवार वालों ने पहले खुद ढूंढा होगा, आस पड़ोस में पूछा होगा। जाहिर है, हर कोई पहले ये करता है। जब वो नहीं मिली तो घबराहट बढ़ गई और शाम करीब 6 बजे उन्होंने पुलिस को खबर की। और यहीं से मुझे लगता है कहानी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तरफ पुलिस की आधिकारिक जांच शुरू होती है और दूसरी तरफ एक तरह से समानांतर जांच शुरू होती है। बिल्कुल। और ये दूसरी जांच कौन कर रहा था? उस मोहल्ले के लोग खुद। हाँ, और हैरानी की बात यह है कि मोहल्ले वालों की जांच ज्यादा तेज निकली। पुलिस के पहुंचने और अपनी कार्रवाई शुरू करने से पहले ही पड़ोसियों ने खुद ही आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। अच्छा, मतलब उन्होंने पुलिस का इंतजार नहीं किया? और उन्हें एक ऐसा सुराग मिला जिसने केस की दिशा ही बदल दी। उन्हें क्या मिला फुटेज में? उन्हें फुटेज में साफ साफ दिखा कि लड़की शाम करीब 4 बजे, मतलब गायब होने से कुछ देर पहले, पड़ोस के ही एक घर में अंदर जा रही थी। और बाहर आते हुए? नहीं, फुटेज में वो उस घर से बाहर आते हुए कहीं नहीं दिखी। अब उनके पास शक की एक ठोस वजह थी और एक कॉन्क्रीट जगह थी। ये एक बहुत ही जरूरी मोड़ है। देखिए, अक्सर बड़े शहरों में हम बाईस्टैंडर इफेक्ट की बात करते हैं, जहां लोग सोचते हैं कि कोई और मदद कर देगा। हाँ। भरोसे की कमी का भी पहला संकेत था। उन्हें लगा कि अगर जवाब चाहिए तो खुद ही ढूंढना पड़ेगा। और इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर परिवार और पड़ोसी पुलिस को लेकर उस संदिग्ध घर पर पहुंचे। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक जो हुआ वो हैरान करने वाला है। क्या हुआ? पुलिस उस घर पर गई और कुछ देर बाद वहां से खाली हाथ लौट आई। एक मिनट, मुझे ये समझना है। उनके पास वीडियो सबूत था कि एक लापता बच्ची उस घर में गई है और बाहर नहीं निकली। बिल्कुल। ये एक बहुत मजबूत, जिसे हम प्राइमा फेसी सबूत कहते हैं, वो था। फिर भी पुलिस खाली हाथ लौट आई। ये कैसे मुमकिन है? यही सवाल वहां मौजूद लोगों के मन में भी था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जब उन्होंने आरोपी, जिसका नाम हैप्पी बताया गया है, उसको फुटेज दिखाकर दरवाजा खोलने को कहा तो वो लगातार बहाने बनाता रहा। उसने घर के अंदर आने नहीं दिया? नहीं, वो इनकार करता रहा। उसने उन्हें घर के अंदर घुसने ही नहीं दिया। तो यहाँ पर एक गंभीर प्रक्रियात्मक सवाल खड़ा होता है। जब किसी नाबालिग के अपहरण का शक हो और आपके पास वीडियो जैसा पक्का सबूत हो, तो पुलिस के पास कई कानूनी रास्ते होते हैं। जैसे कि वो तुरंत एक मजिस्ट्रेट से सर्च वारंट ले सकते थे, या हालात की गंभीरता को देखते हुए, मतलब एक बच्ची की जान खतरे में हो सकती थी, बिना वारंट के भी तलाशी लेने का एक मजबूत कानूनी आधार बनता है। खाली हाथ लौटना सिर्फ ढील नहीं है, ये शायद उन कानूनी विकल्पों को नजरअंदाज करना भी हो सकता है। ये एक गोल्डन आवर था, जांच का वो शुरुआती क्रूशल समय जो शायद गवा दिया गया। और इसी कथित ढील का नतीजा बेहद भयानक निकला। पुलिस तो चली गई, लेकिन लोगों का शक वहीं का वहीं था, बल्कि और गहरा गया। उन्हें यकीन हो गया होगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्हें यकीन था कि लड़की उसी घर के अंदर है और कुछ बहुत गलत हुआ है। उन्होंने फैसला किया कि वे अब और इंतजार नहीं कर सकते। यानी उन्होंने तय किया कि जो काम सिस्टम को करना चाहिए था, वो अब वे खुद करेंगे। ये एक बहुत बड़ा और जोखिम भरा कदम था। उन्होंने हिम्मत जुटाई और दोबारा उस घर में घुसने की कोशिश की। इस बार वे दरवाजा खुलवाने में या शायद जबरदस्ती अंदर जाने में कामयाब रहे। और फिर उन्होंने घर की तलाशी लेनी शुरू की। और फिर घर के बाथरूम के अंदर उन्हें वो मिला जिसका उन्हें सबसे ज्यादा डर था। उन्हें उस लड़की का शव मिला।
शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका गला घोंटा गया था। सोचकर भी रूह कांप जाती है। मतलब जिन लोगों ने कुछ घंटे पहले एक बच्ची को उस घर में जाते देखा था, अब वे ही उसका शव उस घर से निकाल रहे थे। हाँ, ये उस समुदाय के लिए एक भयानक सदमा रहा होगा और उनके गुस्से की शायद कोई सीमा नहीं रही होगी। अब सवाल उठता है कि ये आदमी, ये पड़ोसी है कौन? रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी का नाम हैप्पी है, उम्र 40 से 50 साल के बीच। और वो करता क्या है? वो पेशे से एक स्कूल बस ड्राइवर है और साथ में पार्ट टाइम टैक्सी भी चलाता है। ये जानकारी मामले को और भी ज्यादा परेशान करने वाला बना देती है। वो एक ऐसा काम करता है जहां उसका रोज बच्चों से संपर्क होता है। हाँ, बिल्कुल। समाज ऐसे लोगों पर अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए भरोसा करता है। हम बच्चों को स्ट्रेंजर डेंजर सिखाते हैं कि अजनबियों से सावधान रहो, लेकिन 80% से ज्यादा मामलों में अपराधी कोई जाना पहचाना व्यक्ति होता है। ये बहुत डरावनी बात है। ये मामला इस खतरनाक सच्चाई को उजागर करता है कि खतरा अक्सर बाहर से नहीं बल्कि हमारे भरोसे के दायरे के अंदर से आता है। ये हमारी सुरक्षा की पूरी धारणा को ही चुनौती देता है ना? बिल्कुल। पुलिस ने जब उसे हिरासत में लिया तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार उसका कबूलनामा बहुत ही ठंडा और सपाट है। क्या कहा उसने? उसने कहा, लड़की उसके घर आई, उसने गेट खोला और फिर गले लगाकर उसकी हत्या कर दी। बस, कोई पछतावा नहीं, कोई वजह नहीं, बस एक बयान। लेकिन यहाँ एक और डिटेल है जो उसके दिमाग में क्या चल रहा था उसकी तरफ इशारा करती है। क्या? अमर उजाला की ही रिपोर्ट बताती है कि हत्या के बाद उसी रात उसने किसी को फोन करके एक गाड़ी बुलवाई थी। गाड़ी? किस लिए? बहाना ये बनाया कि तड़के सवारी ले जानी है। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये इस बात का एक बहुत मजबूत संकेत है कि वो शव को ठिकाने लगाने की योजना बना रहा था। ये सिर्फ गुस्से आवेश में किया गया अपराध नहीं लगता, इसमें सबूत मिटाने की एक सोची समझे ठंडे दिमाग से की गई कोशिश भी शामिल थी। मतलब अगर पड़ोसी दोबारा उस घर में नहीं घुसते तो शायद अगली सुबह तक शव भी गायब हो चुका होता। बिल्कुल। और ये केस एक अनसुलझी पहेली बन जाता। ये उस रात की घटनाओं को एक रेस अगेंस्ट टाइम बना देता है। एक तरफ समुदाय सच्चाई की तलाश में था और दूसरी तरफ आरोपी सबूत मिटाने की फिराक में। और बीच में एक सिस्टम था जो कथित तौर पर वक्त पर काम नहीं कर पाया। जैसे ही शव मिलने की खबर फैली, पूरे इलाके का माहौल बदल गया। जो लोग घंटों से बच्ची को ढूंढ रहे थे, उनका सब्र और दुख गुस्से में बदल गया। मैं समझ सकती हूँ। स्थानीय लोगों की भीड़ ने आरोपी हैप्पी को पकड़ लिया और उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को उसे भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर बाहर निकालना पड़ा। उसे अस्पताल ले जाना पड़ा? हाँ, वो इतना घायल हो गया था कि उसे सिविल अस्पताल ले जाना पड़ा। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये भीड़ का गुस्सा सिर्फ एक अपराधी के खिलाफ नहीं था, ये उस पूरे सिस्टम के खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी जिससे वे निराश महसूस कर रहे थे। सही बात। जब लोगों को लगता है कि कानून उनकी रक्षा करने में नाकाम हो रहा है तो वे कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। इसे विजिलेंटिज्म कहते हैं। ये समाज के लिए एक खतरनाक स्थिति है, लेकिन ये तब पैदा होती है जब न्याय व्यवस्था और लोगों के बीच भरोसे की खाई बहुत चौड़ी हो जाती है। शायद इसी बिगड़ते माहौल को संभालने के लिए पुलिस की तरफ से एक बयान भी आया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि अगर जांच में किसी भी अधिकारी की तरफ से कोई चूक या लापरवाही पाई गई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ, बिल्कुल। यह एक जरूरी बयान है जिसे डैमेज कंट्रोल भी कह सकते हैं। ये स्वीकार करना कि गलती हो सकती है जनता के गुस्से को कुछ हद तक शांत करने में मदद करता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इस बयान पर अमल होगा? क्या वाकई कोई जवाबदेही तय की जाएगी या ये सिर्फ वक्त के साथ भुला दिया जाएगा? संस्थागत सुधार का वादा करना आसान है, उसे निभाना मुश्किल। अब आते हैं जांच के उस पहलू पर जो इस मामले को और भी सेंसिटिव बना देता है। रिपोर्ट्स में यौन उत्पीड़न का भी एक मजबूत शक जताया जा रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। सब कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर निर्भर करता है। ये जांच का सबसे अहम हिस्सा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से दो बातें बिल्कुल साफ होंगी। पहली, मौत का असल कारण क्या था? सही। क्या वाकई गला घोंटा गया था या कोई और वजह थी? और दूसरी, जो सबसे भयानक सवाल है, क्या हत्या से पहले लड़की का यौन उत्पीड़न हुआ था? और यही रिपोर्ट केस की दिशा तय करेगी। बिल्कुल, यही रिपोर्ट होगी जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धाराएं तय होंगी, जैसे कि पॉक्सो एक्ट का लगना या ना लगना। यही रिपोर्ट केस को अदालत में मजबूती से खड़ा करेगी या कमजोर कर देगी। इस घटना ने जाहिर तौर पर एक बड़ी सामाजिक और राजनीतिक बहस भी छेड़ दी है। पंजाब केसरी.in की रिपोर्ट बताती है कि इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी और डर का माहौल है। स्वाभाविक है। लोग अब पुलिस की कार्यप्रणाली, इलाके की सुरक्षा और खासकर अपने बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल उठाएंगे।
ऐसी घटना आपके सुरक्षित माने जाने वाले माहौल की परिभाषा ही बदल देती है। आपका पड़ोस जो आपकी सुरक्षित जगह होनी चाहिए, वही जब खतरे का स्रोत बन जाए तो आप किस पर भरोसा करेंगे? ये सवाल हर माँ बाप के मन में खौफ पैदा कर देता है। हाँ, इसी सिलसिले में अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार भाजपा की महिला नेता जय इंदर कौर ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और उन्हें सांत्वना दी है। वहीं पुलिस कमिश्नर ने भी सख्त से सख्त कार्रवाई का आश्वासन दोहराया है। इस तरह के मामलों में राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतिक्रिया बहुत मायने रखती है। ये जनता को यह भरोसा दिलाने की कोशिश होती है कि उन्हें अकेला नहीं छोड़ा गया है और सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन असली परीक्षा इन आश्वासनों को जमीन पर उतारने की होती है। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को देखें तो हमारे सामने क्या है? एक नाबालिग लड़की की क्रूर हत्या, एक पड़ोसी जो भरोसे का प्रतीक होना चाहिए था वही आरोपी है, एक पुलिस बल जिसकी शुरुआती कार्रवाई पर गंभीर सवालिया निशान है, और एक समुदाय। हाँ, और एक समुदाय जो डरा हुआ है, गुस्से में है और जो न्याय के लिए खुद आगे आया, यहाँ तक कि कानून को भी हाथ में ले लिया। ये मामला एक अपराध की कहानी से कहीं ज्यादा है। यह हमें कुछ बुनियादी बातों पर सोचने के लिए मजबूर करता है। पहली, जैसा हमने कहा, बच्चों की सुरक्षा की हमारी समझ कितनी अधूरी है। सही बात है। हम उन्हें अजनबियों से डराते हैं, पर असली खतरा अक्सर जाने पहचाने चेहरों के पीछे होता है। दूसरी, पुलिस की जवाबदेही। एक नागरिक के तौर पर मुश्किल में हमारा पहला फोन पुलिस को जाता है। अगर वो भरोसा डगमगाता है तो ये पूरे सामाजिक ढांचे के लिए खतरनाक संकेत है। बिल्कुल। और तीसरी बात, समुदाय की भूमिका। यहाँ समुदाय ने सतर्कता दिखाई जो काबिले तारीफ है, लेकिन उन्होंने कानून को हाथ में भी लिया। ये एक बहुत ही बारीक रेखा है ना? हाँ, बहुत बारीक। कहाँ तक नागरिक की जिम्मेदारी है और कहाँ से कानून का काम शुरू होता है, ये हमें उस दोराहे पर खड़ा करता है जहाँ एक तरफ सक्रिय नागरिक समाज है और दूसरी तरफ भीड़ का उन्माद। इस मामले में दोनों के बीच का फासला बहुत कम था। बहुत कम। अंत में ये मामला सीसीटीवी की ताकत को तो दिखाता है, लेकिन उसकी सीमाओं को भी उजागर करता है। सबूत कैमरे में कैद था, फुटेज में सब कुछ साफ था, लेकिन वो सबूत अपने आप में न्याय नहीं कर सकता। हाँ, उस पर सही समय पर सही तरीके से कार्रवाई करनी पड़ती है। लेकिन साथ ही हमें सिस्टम की नाकामी और समाज के गुस्से का प्रतिबिंब भी दिखाया। सवाल ये नहीं है कि कैमरे ने क्या देखा, सवाल ये है कि जब सबूत हमारी आंखों के सामने होता है तो उसे हकीकत में बदलने के लिए क्या हम हमेशा एक भीड़ के सड़क पर उतरने का इंतजार करेंगे?